के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज मैं विवो टाइम का मतलब 9 o'clock नहीं, पहले ही कर रही हूँ। तो जो कोई भी इस न्यू एनर्जी को सुन रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं 30 मिनट का स्वाध्याय करूंगी, रीडिंग करूंगी, फिर 10 मिनट मेडिटेशन कराऊंगी। चलिए मास्टर्स, अभी हम मैं बुक की शेयर करके पढ़ती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि मास्टर कल हमने इधर रखते। ओके, हमारा विश्व, यहाँ तक हमने पढ़ाई हुआ था हमारा। हमारे विश्व में हमारे विश्व द्वंद्व ड्युअलिटी की एनर्जी से निर्माण कैसे गए। विश्व की गतिशीलता में डायनामिक और इस विश्व में एनर्जी का काम करने के तरीके में भी सहज रूप से दरार थी। आग के दि, दिनार के इस तरफ दीवार आग की दीवार के इस तरफ की सारी सृष्टि द्वंद्वत्व यानी ड्युअलिटी के ऊपर आधारित थी। लेकिन हमारे विश्व में द्वंद्वत्व द्वंद्वत्व यानी ड्युअलिटी की नींव और भी गहरी थी। जो लोग आगे आए उन्होंने इस विश्व में लोगों को बनाया। उस लोक में जीते हुए द्वंद्व ड्युअलिटी की एकता का खेल खेला। वह खेल ड्रा हो गया और भी बहुत से लोक में बहुत सारे खेल खेले गए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये खेल अच्छे से खेलने पर और अनुभव मिला। द्वंद्वत्व की एकता का खेल इसे कहने का कारण यह है कि सब कुछ पहले ही निर्णय करने के बाद उसे खेलने के लिए उसमें उतरा जाता है। हमारा इसका मतलब बातें गाने स्क्रीन प्ले निर्देशक सब कुछ पहले ही तैयार करके आते हैं। सब कुछ पहले ही प्लान होता है, इसीलिए न नए न नाटक और खेल होता है नए नाटक और खेल होता है। ऊपर से उस खेल में मुकाबला होता है। हीरो और विलेन भी होते हैं। हीरो के कामों को रुकावट डालने के लिए विलेन भी होते हैं। ये सब हमारे अनुभव है। लेकिन उस हीरो और विलेन की कहानियों को जितना जरूरी है उतने तक ही देखना चाहिए। फिर विचार शुरू हुआ कि खेल को आगे बढ़ाना है, लेकिन जो नतीजा हम इस बार चाहते थे वैसा होने के लिए और भी अच्छे से खेलना था, जिसके लिए एक कहानी के हिसाब से 12 विश्व के लोग महादिग्गज और ज्ञानी एक जगह जगह इकट्ठा होकर विचार विमर्श करके एक नतीजे पर पहुंचे। इस विश्व की आकाश गंगा में किस दुरस्त किसी दुरुस्त स्थान में एकांत प्रदेश में एक सौर मंडल की सृष्टि की गई। सिर्फ एक ही सूर्य के सौर मंडल में सूरज से कुछ दूर एक ग्रह की सृष्टि की गई, वही धरती है। एक सूरज का सृष्टि हो गई, एक दूसरा धरती है। तब हमारे नए विश्व में बहुत सारे एंजल्स रहते थे, भगवान देवता रहते थे। धरती पर आना उनमें से कई की ख्वाहिश थी, लेकिन अनुभव कम होने के वजह से यहाँ पर आने का साहस उन्होंने नहीं किया। प्रत्येक पोलैरिटी इंटीग्रेशन खेल वहां पर खेलने वाले थे, और उस खेल में कम से कम एक बार तो हिस्सा लेकर अनुभव लेने वाले लोग। अगर खेल रहा होकर खेल खत्म हुआ तो भी कोई बात नहीं है। को दिलचस्पी होने पर आगे आने के लिए नियंत्रण
निमंत्रण गया। तो उस निमंत्रण से आगे आए आए वो बहुत माहिर थे और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने झेला होगा। पहली सृष्टि के आखिरी अनुभव के लिए वो यहाँ पर आए। वह आत्मा या दिव्य जीव बहुत उत्साह के साथ आए थे। ऐसे एंजल्स की टोली बनाई गई, उनके साथ समझौता हुआ। उस समझौते के भी हिसाब से जिन एंजल्स को चुना गया, उन्हें लोगों के भले के लिए कुछ काम करने थे, जिसमें उनकी भी भलाई थी। उन्होंने कुछ विषय के बारे में जान लिया। क्या है क्या है वह विषय? क्या है वह समझौता? समझौता समझौता से उनको एंजल्स को इस धरती पर छोड़ा गया। वो समझौता क्या है? एक नई अनुभूति के लिए, लोगों की भलाई के लिए सामने आने वाले एंजल विश्वकर्मा के साथ कैसा समझौता किया गया? चलो जानते हैं। परस्पर विरुद्ध गुण होने वाले द्वंद्वत्व ड्युअलिटी के कुछ और गहराई से समझना चाहिए। किसी के बारे में समझने के लिए उसकी गहराई तक जाना चाहिए। तभी उसके अनुभव पूर्वक तरीके से जान सकते हैं। ऐसे अनुभव पूर्वक तरीके से जानने के लिए अपने कंपनों की तेजी को कंपनों की तेजी बढ़ाना है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने मतलब आवृत्ति को कम करने जाना है। आवृत्ति को कम करते जाना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। 10 का मतलब हमारे अंदर के घनत्व को बढ़ाते जाना है। नए विश्व में हम जब एंजल्स थे, तब जितनी तेजी से आज हम सोच रहे हैं, उतनी ही तेजी से हम सृष्टि करते थे। मन में विचार का निर्माण होने वाले दान दान में ही आकृति तैयार हो जाती थी। कुछ बार हम वह हमारे बस से बाहर निकल जाता था। कुछ बार दोनों पक्षों में किस पक्ष की तरफ है खुद को समझ नहीं आता था। जैसा समझते थे वैसा बहुत तेजी से सब कुछ हो जाता था। जो विचार हमने मन में आ जो विचार हमारे मन में आ रहा है, उसकी वजह से अच्छा होगा या बुरा होगा, समझने के समझने के पहले ही वह काम हो जाता था। हमारी एनर्जी को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, ये हमें खुद को नहीं पता था। इसीलिए इसकी वजह से परिस्थिति हमारे हाथ से फिसलती जाती थी। इसके साथ-साथ अपनी शक्ति को कम करना है, सीमित सीमित करना है और अस्थायी समय तक छोड़ना है, उसके बारे में भूल जाते थे। अज्ञान को अपनाना था। धरती नामक प्रदेश पर जाने के लिए भौतिक पदार्थ के स्वरूप में लेना था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी अनुभूति कैसी होती है। जो साहस कर जो साहस कर सकते थे, सिर्फ वही इसमें आ सकते थे। एक और शर्त ये भी ये भी कि अपने बारे में संपूर्ण तरीके से भूलकर अज्ञान में जीना था। अज्ञान में ही जीते हैं ना बहुत सारे लोग। जन्म और मरण के चक्र के द्वारा उन्हें गुजरना था। इसका मतलब उन्हें बहुत सारे जन्म लेने थे। जिस सफ़र या अनुभव की वजह से वो यहाँ पर आए, उसे भूलना था। जो भी हम देखिए, यही सब चीज़ें हो रहा है, सब भूल रहे हैं। विश्व में जो उन्होंने युद्ध किया उसके बारे में बोलना था। आग की दीवार को पार करके आना उन्हें भूलना था। इसी तरह इसी तरह सब कुछ भुलाकर स्वच्छ मन से द्वंद्वत्व का अध्ययन करना था। द्वंद्वत्व को अध्ययन कर रहे थे कि सीखा हुआ इसीलिए तो इतने ईज़ी नहीं छूटेगा ना हमसे। अब हम एकत्व की बात कर रहे हैं, एकत्व तो हाई स्टेज होता है। अब एकत्व से वो द्वंद्वत्व में आया है सीखने के लिए। यहाँ क्या होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसी वजह से उस तरफ के अनुभव फिर से यहाँ पर भी हुए। स्वार्थ, धोखा और संतुलन त्रुटि का अनुभव धरती पर भी हुआ। उस अनुभव के कारण हम जब से पहली सृष्टि को पार करके आए, तब से एक साइकिल है ना आवृत्ति को पूरा किया।
तो एक साइकिल पूरा होगा यानी दूसरा में जाना है तो वो ये फिर द्वंद्व एकत्व वाला पूरा किया। आवृत्ति कह रहे हैं क्योंकि आग की दीवार को पार करने के बाद पहले हमने द्वंद्वत्व यानी ड्युअलिटी का अनुभव किया। वो आग का दीवार को पार करके उस जगह जाने से हमें द्वंद्वत्व का अनुभव हुआ। लेकिन वह हमें सही से समझ नहीं आया। वहाँ जाने पे तुरंत समझ में कुछ नहीं आया। क्या है? कहाँ है? दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ऐसा हो रहा है। जब कंपन की तेज़ी कम होगी तो वही द्वंद्वत्व है। वहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, कंपन उसी को द्वंद्वत्व ड्युअलिटी संपूर्ण तरीके से समझ आएगा। इतने गहरे कंपन में उतरने की वजह से आग की दीवार को पार करने के पहले हम कौन थे? हम यह हमें याद आएगा। इसीलिए यह एक नई शुरुआत होनी चाहिए। तभी उनके और स्पिरिट को द्वंद्वत्व यानी डुअलिटी समझ आएगा। जब 2 होंगे तभी वह समझ पाएगा। इसीलिए पुरानी यादों को कुछ वक़्त के लिए मिटा देना था। लेकिन यह कितने दिनों तक होगा ये बात किसी को नहीं पता था। सिर्फ़ इतना पता था कि किस काम के लिए आए हैं, उस काम का पूरा होने तक रहेंगे। डुअलिटी नामक एक बड़े तालाब में किसी न किसी को तो कूदना ही था। इसमें तो किसी न किसी द्वंद्वत्व में कूदना ही था। लेकिन उसमें उतरने के बाद सहायता करने के लिए कुछ लोग होंगे, उनको ही अनुसंधानकर्ता अनुसंधानकर्ता कहते हैं उन्हीं को, अनुसंधानकर्ता कहते हैं। ये लोग लिंक की तरह होते हैं। द्वंद्वत्व यानी डुअलिटी पूर्ण तरीके से समझ में आने के बाद तब उस द्वंद्वत्व को इकट्ठा करके वापस फिर से अपनी पूर्व दशा में आना होगा, यानी एकत्व में जाना होगा। अब इस बात को उन्होंने जाना, यही है उस समझौते के सारांश। समझौते का सारांश यही है। ये एक ऐसा रास्ता है जो अब तक किसी ने नहीं चुना। ये कैसा होगा? किसी को नहीं पता है। ये सच में बहुत बड़ा साहस है। जो लोग साहस करना चाहते हैं, उनकी आँखों के सामने साहस करने का मौका मिलेगा। तो वह पीछे हटेंगे क्या? नहीं ना। इसीलिए साहस के जब हाथ डालते हैं उसमें, तो पीछे नहीं हटेगा। जब एक बार समुद्र में उतर गए आप, तालाब में या रिवर में, नदी में उतरे तो ये पार करना पड़ेगा ना स्विम करके। तो ऐसे यहाँ पे भी यहाँ उतर के बहुत निडर होके उतरे, इसलिए बहुत उत्साह और आनंद के साथ लोग आगे आए। इसको अनुभव करने के लिए बहुत लोग आगे आए, जो एकत्व में थे, तो वो द्वंद्वत्व में जाके हम नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, नया सीखेंगे। उस अनुभव के द्वारा राज्य छोड़कर आने से लेकर धरती पर आना उनके लिए पूर्ण सर्किल या आवृत्ति घूमने जैसा है। धरती यानी एक साइकिल बोलते हैं ना, पूर्ण सर्कल, पूरा एक सर्कल घूमने जैसा है। पर आने की वजह से आग की दीवार पार करने से पहले वह कौन थे, यह बात उन्हें याद आएगी। अतीत हिल जाएगा, कर्म क्षय हो जाएगा। आग की दीवार के द्वारा आते वक़्त जो मुश्किलें उठाई वह सब घाव मिट जाएँगे। जैसे प्रसव पीड़ा के वो वक़्त जो तकलीफ़ एक माँ उठाती है, वो सारी तकलीफ़ अपने बच्चों के चेहरे को देखने पर जैसे ख़त्म हो जाती है। उसी तरह शून्य से विश्व की सृष्टि के समय जो कुछ भी दुःख था, वो सब धरती पर नए जन्म लेने की वज़ह से दूर हो जाएगा। इसीलिए सृष्टिकर्ता के रूप में जिन्होंने लोक और विश्व की सृष्टि की, वह सभी तैयार होकर आगे आए। इतना महान मौका मिलने पर उसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन हुए, लेकिन निमंत्रण को स्वीकार करके जो लोग स्वच्छंद से साहस करते हुए आए, ऐसे लोग बहुत कम थे। वही हम लोग हैं। वही हम लोग हैं जो पृथ्वी में आए ना, ये सब हम झेल रहे हैं, हम लोगों ने चुनौती लेके आए, ये समझ लीजिए।
अभी की कहानी आगे देखते। हमने चुनौती को देखे, अब रोते क्या है, भूल गए सब चीज। आगे देखते। धरती पर आने के लिए जो समझौता हमने किया, उसकी वजह से हमारा अतीत स्वस्थ हिल होगा। स्वस्थ यानी हील, स्वस्थ होगा। हीलिंग यानी ठीक हो जाएगा। हील होगा यानी स्वस्थ होगा। और आग की दीवार के द्वार द्वार जो खुली हो, आज आग आग की दीवार के द्वारा च आग की दीवार के द्वारा जो दुखी लोग आए हैं, उन सब का दुःख स्वस्थ होगा यानी हील होगा। शून्य से विश्व की सृष्टि का दुःख स्वस्थ होगा यानी हीलिंग होगा और उसका विनाश होगा। ये सब बातें जानकर ही हम आगे बढ़े तो काम काम हम धरती पर करने वाले हैं। इसकी वजह से विश्व में जो एनर्जी की रुकावट बनी है, वह अब मिट जाएगी। समझौता किए हुए जीव पदार्थ धरती पर अपनी आत्मा का प्रवेश करने के लिए मान गए। उनके धरती पर आने के पहले की सारी कहानी भूलने के लिए वो तैयार हो गए। इसीलिए वो सारी लड़ाइयों को हम भूल चुके हैं। आग की दीवार का पड़ाव भूल चुके हैं। हमारा मूल एकत्व राज्य के बारे में भी भूल गए हैं। ये नई शुरुआत है। इसी की वजह से स्पिरिट को द्वंद्वत्व के बारे में, दो तत्वों के बारे में समझने का मौका मिलेगा। तो अब धरती पे आ गए देखिए, हम द्वंद्व में कैसे आ गए? द्वंद्व है ना, एकत्व को हम बहुत अच्छे समझ गए। अब धरती पे आने पे क्या होता है देखते। निवास करने के लिए और जन्म लेने के लिए धरती को हम हमें सौंप दिया गया। हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया बहुत हिम्मत से, हम करेंगे इसको करके। फिर हमें धरती पे सौंप दिया गया, जन्म लेके आ गए। लेकिन जब ये हुआ तब इस ग्रह का पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ था। जब ये हुआ था शुरू, धरती पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ था। जल स्थिति में पानी की तरह जल स्थिति में पानी की तरह था, मतलब द्रव्य के रूप में था। ऐसे था ये धरती। मधु मधु कटक की कहानी में ऐसी धरती के बारे में पढ़ेंगे। उस पुस्तक में इसके बारे में बताया गया। कंपाउंड वाले कंपाउंड वाल बनाकर, खाली स्थान सौंपकर आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से घर बनाइए। पूरा आउटर बाउंड्री बना दिया गया। वो बोल दिया गया जैसे चाहिए आप अपना घर बनाइए। ऐसा कहकर जोड़ देने जैसे है। हमें जैसा चाहिए वैसा निर्माण करने के लिए दे दिया गया। उस वक्त धरती निर्माण स्थिति में निर्जीव थी। वही हमारे काम करने के लिए दिया गया दफ्तर था। सीखने के लिए दिया गया स्कूल था। यही हमारी वर्कशॉप है। उस वक्त धरती निर्जीव थी। वहाँ कहीं जान नहीं थी। इस तरह की धरती को हम निवास योग्य ग्रह की तरह बदलना था। ऐसी परिस्थिति किसी भी ग्रह पर किसी के सामने नहीं आई थी। हर ग्रह के निर्माण हर ग्रह में निर्माण के पूरा होने के बाद ही सब आते थे, लेकिन यहाँ पूरा निर्माण हमें ही आके करना पड़ा, कुछ नहीं था। तो इसीलिए तो बोलते हैं ये वाला बहुत ये पृथ्वी पे आना बहुत मुश्किल है करके। तो इसको पूरा हमें निर्माण करना है, लेकिन सिर्फ हमको ऐसा मौका दिया गया। इसे देखकर हम जान सकते हैं कि इस धरती पर जो कार्य होने वाला है, वह कितना महान और मूल्यवान है। सच तो ये है कि उस समय में हमारे निवास के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही जगह रहना था। ऐसा विचार किसी के मन में नहीं आया। विश्व में जहाँ ज्ञान हो वहाँ जाते रहते थे। सारा विश्व हमारा घर था। घर के किस कमरे में रहते हो पूछने पर एक कमरा क्यों, सारे कमरे मेरे ही है। जरूरत के हिसाब से कमरों में लाता रहता हूँ। यह जवाब हम देते थे।
ठीक इसी तरह वह कांति जिन आत्माएं सारे विश्व को अपने घर जैसे मानती थी, लेकिन घर सिर्फ जब सिर्फ एक छोटे से ग्रह को उन्हें अपना निवास बनाना था, हमें ठीक से नहीं पता था कि जिस ग्रह में हम रहने वाले हैं, वह सेना वह कैसा होना चाहिए, उसे जानते हुए निर्माण करना चाहिए। पदार्थ और भौतिकता को जानने का कारण ये था कि अतीत अतीत में जितनी तेजी से सृष्टि हो रही थी, अब उतनी तेजी से नहीं होगी। क्रिया और प्रतिक्रिया भी धीरे-धीरे होंगे। कंपन की तेजी कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी नहीं है, सबकी तेजी कम होती जाएगी। अनुभव में जिन जीने का मौका मिलता है, कार में जाने में और चलते हुए जाने में बहुत फ़र्क होता है, कार में जाना और चल के जाना। ठीक ऐसा ही है, कार में जाते वक़्त बहुत सारे विषय हमारी दृष्टि से पार होकर जाते हैं, लेकिन जब हम चलते हुए जाते हैं, तो रास्ते की सभी चीज़ों पर हमारा ध्यान जाता है। चलते हुए जाने से अनुभव और ध्यान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी कि एक चीज़ को बहुत बारीकी से हम देख सकते हैं, चल के जाने वाले स्थिति में ये लोग धरती को निर्माण कर रहे हैं। चलते समय कुछ ज़्यादा वक़्त लगता है, इसीलिए हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलते में टाइम भी लगता है। यहाँ हम काल और गति पर आत्मसमर्पण कर देते हैं। काल, गति और उसके स्पीड और टाइम के साथ हम आत्मनिर्भर करके सरेंडर होते हुए इस पे आगे बढ़ते हैं। टीवी में जो खेल दिख रहा है, उसे बार-बार स्लो मोशन में दिखाया जाता है। हमें स्पष्ट समझ आने के लिए उसे बार-बार दिखाया जाता है। इसी तरह द्वंद्वत्व को जानने के लिए हम धरती के ऊपर आए हैं, कुछ निर्णय लेने के लिए और मदद करने के लिए मौका मिलता है। धरती पर आने के लिए कई करोड़ों आत्माएँ आगे आए हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे आगे आने से धरती पर काम शुरू और खत्म नहीं होगा। हम सबके लिए दूसरी आत्माओं की मदद बहुत ज़रूरी है। धरती पे आके सब चीज़ों को भूल के ये यही संसार है, मुझे ये सब नहीं करना है, तभी हम आए हुए काम पूरी होगी। मदद यानी आत्माओं को द्वंद्वत में नहीं है, तो हम उसमें रहते हुए भी, हम सबके लिए दूसरी आत्माओं की मदद करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए और कुछ कांति जीव आगे आए। पानी में उतरकर गहराई जानने वाले हम हैं, तो किनारे पर बैठकर जिस ज्ञान को हम दे रहे हैं, उसे ग्रहण करने वाले वह है। जहाँ हमें ज़रूरत होगी, वहाँ हमारी मदद करने वाले वह है। भूग्रंथ, आगे का टॉपिक है भूग्रंथ। भूग्रंथ क्या कहता है? भूग नामक भूमि नामक ग्रह के अस्तित्व की शुरुआत के तुरंत बाद उसके हिसाब से एक रिकॉर्ड का निर्माण हो गया। धरती पर जब कुछ होता तो वो सब उस रिकॉर्ड रिकॉर्ड के किताब के पन्नों में लिखा जाता है। जो भी होता है लिख-लिख के रखते हैं, पुरावे रखे रहते हैं, लिखा जाता है। उस किताब को ही बुक ऑफ अर्थ कहा जाता है। देखिए, बुक ऑफ अर्थ या भूग्रंथ भूग्रंथ कहता है। उसमें धरती पे जब जैसे-जैसे इवॉल्व बढ़ता गया, उसका डेवलपमेंट होगा, उस पे लिखा रहेगा। तो ये सारे कौन बता रहे? तोबियास देवदूत हाँ, वो बता रहे। हाँ, इस ग्रंथ को भूग्रंथ कहता है तोबियास। इसे धरती से संबंधित आकाशिक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। इसको भूग्रंथ या आकाशिक रिकॉर्ड। तो हमारे पूरा इसमें लिखा जाता है ब्लूप्रिंट जैसे। यहाँ पर आने के बाद जो काम करते हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड होते जाते हैं। जो भी हम काम करते हैं उस आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होते जाते हैं। बोलते हैं ना कर्म एक इसमें लिखा जाता है। हम बोलते हैं अपनी किस्मत में लिखा जाता है।
कर्म, जो काम हम कर रहे हैं वो सारा उसमें लिखा जाता है, भू ग्रंथ या आकाशिकी रिकॉर्ड में। तो मैं हम बुक में पढ़ेंगे तो ऐसे इम्पोर्टेंट को मार्क करके रखते हैं, तो अभी कभी आगे जाके उसको हम पॉइंट्स, नोट्स बना सकते। इस हिसाब से हम उसके बारे में क्लासेस वगैरह लिया जाता है। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, एक-एक लाइन को पढ़ते जा रहे हैं। चलिए, हम जब पहली बार धरती पर आए तो हम कांति जीव थे, हमारा भौतिक रूप नहीं था। पर्दे के उस तरफ रहने वाले कई लोगों की मदद से अपनी एनर्जी को बदलकर धरती की धरती तीसरे आयाम में हमने प्रवेश किया। ये सब कर करके हमने धरती के थ्री डायमेंशन, तीसरे आयाम में हमने प्रवेश किया। हम सब लोग यहाँ पर एनर्जी के रूप में इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ एनर्जी टेम्पलेट टेम्पलेट को ग्रिड की भारतीय नामक इस ग्रह पर रहने के लिए जो वातावरण ज़रूरी है, उसकी नींव बनाने के लिए और एनर्जी को भून कर व्य व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भौतिक रूप लेने के पहले हम यहाँ पर इसीलिए आए ताकि हम यहाँ के वातावरण की आदत डाल सकें और यहाँ की एनर्जी के व्यवस्था व्यवस्था की मदद कर सकें। एंजल्स ने हमारी बहुत मदद की। भूमाता, वसुंधरा माता आ गई। इसके बारे में हमने पहले बताया था कि जब धरती हमें सौंपी सौंपी गई तो वह एनर्जी वो सॉरी जो धरती जब हमें सौंपी गई थी तब ये एक निर्जीव थी। कांति शरीरधारी बन के धरती पर आकर उस पर एनर्जी टेम्पलेट की व्यवस्था की। यहाँ पर आने के बाद हमने हर किसी हमने हम में से हर किसी ने अपनी चेतना में से कुछ भाग को मतलब छोटे से टुकड़े को धरती को दिया है। ऐसे चेतना के सारे टुकड़े मिलकर एक संपूर्ण एनर्जी चेतना की तरह तैयार हुए। थोड़ी परिणति के बाद थोड़ी की परिणति के साथ एक चेतना बनी है। एनर्जी ने एक लक्षण को पाया जिसकी वजह से उसने एक व्यक्ति की तरह व्यवहार और काम करना शुरू किया। उसी चेतना को हम भूमाता कह रहे हैं। धरती में धरती में हमने जान डाली, इसे विकसित शक्ति की तरह तैयार किया। ये भू चेतना या भूदेवी और कोई नहीं है, साक्षात हम है। ये भू चेतना भूदेवी कोई और नहीं है, साक्षात हम है, हमारे अंदर का हिस्सा है। तभी तो हमारे शरीर में भी ये सब है। ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांडे बोलते, तथा पिंडांडे यथा ब्रह्मांड। तो ऐसे वही का उसी का एक टुकड़ा हमारे उसी से तो बनाया। धरती को एक एक के तो हिस्सा एक ग्रह पर जन्म लेने वाली आत्माओं का अपनी चेतना का एक भाग उस ग्रह को देना। सृष्टि में ऐसा किसी दूसरे ग्रह पर नहीं हुआ है। ऐसे कोई भी इस पृथ्वी ग्रह के अलावा कहीं पे कोई दूसरे ग्रह में नहीं हुआ। यही धरती की विशेषता है। इसीलिए धरती पे आने में बहुत लोग डरते भी है। वो आके यहाँ जीते जाएगा तो उसको कोई बहुत ऊंची इसमें जाएगा आगे, क्योंकि हर तरह का अनुभव लेके यहाँ जी के वो आगे बढ़ेगा। आगे ये सब पढ़ेंगे, अभी हम समझेंगे। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा करने की वजह से क्या हुआ? एक तरह हम धरती पे प्राण प्रतिष्ठा किया, उसमें कोई उपजाऊ नहीं होता था। अब वो धरती क्या हुआ? धरती में विकास होने का लक्षण पैदा हुआ, विकास होता गया, उसका लक्षण दिखने लगे। शुरू गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ। जो भी हम ऊपर फेंकते वापस आने का, ये धरती में वाल्व ने उसका वो बढ़ता गया, तो धरती का विकास होने का लक्षण पैदा हुआ, विकास होता जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से धरती कॉस्मिक डस्ट को कॉस्मिक डस्ट को मतलब अंतरिक्ष की धूल को
आकर्षित कर रही है। अंतरिक्ष धूल को, डस्ट को आकर्षित कर रही है। इस तरह धूल आकर धरती के ऊपर पड़कर धरती के आकार में विकास होता है। एक-एक वो डस्ट आके कॉस्मिक से डस्ट आते-आते धरती के ऊपर पड़ते-पड़ते धरती का आकार में विकास होता है। इतना ही नहीं, चेतना भी समय के हिसाब से बदलती और विकसित होती रहती है। धरती पर जीव जितना विकसित होंगे उतनी ही भू चेतना उसके हिसाब से विकसित होती जाएगी। अपने विकास के लिए अपनी चेतना को ग्रह से बांटकर उस ग्रह पर जीना जीना सृष्टि के चरित्र में कहीं नहीं है। ग्रह की सृष्टि करके उसमें जान डालकर, उस ग्रह को, भूग्रह को सृष्टि किया खुद ने, उसमें जान डाला गया। डालकर जिसे पसंद है वह आकार जीने के लिए बाकी के ग्रहों को इस तरह छोड़ दिया जाता था, लेकिन धरती के विषय में ऐसा नहीं हुआ। पूरा हमने उसको बनाया। हमने खुद उसके अंदर जान डाली है। हम खुद ही उसके ऊपर जी रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? चलो आगे देखते हैं। धरती के ऊपर व्यवस्था है। आगे पढ़ूं क्या? और ये चीज़ों को हमें समझ में आता जाएगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब कोई भी साइंटिस्ट कुछ करता है, यही चीज़ों को इन्वेंशन मतलब डिस्कवर करता है। तो यहाँ तो पूरा नए तरीके से हम तो अपने जो सनातन धर्म हो गया, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ने क्रिएट किया भूमि को, कैसे ऐसे वाली कहानी आता है, ठीक है। अब इसमें ग्रह है, खंड है, देश है, इन सबको किसने क्रिएट किया, वो बात आती है। यहाँ बोले एक-एक अपनी शक्ति मिलके थोड़ा-थोड़ा दे के हमने पृथ्वी को बनाया, उसमें जान डाला, उसमें कुछ नहीं था, पानी से भरा हुआ था, तरल था, कुछ भी नहीं था बोले। मत और क्या-क्या व्यवस्थाएँ किए गए। चलिए आज तो मेरा ये बंद नहीं होगा, बिकॉज़ कोई भी मास्टर ऐड नहीं है, मास्टर ऐड होते तो एक इसमें आता है तो वो 40 मिनट्स में बंद हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, तो इसी एक वाइब्रेशन में इंटरेस्ट को ना तोड़ते हुए मैं और थोड़ी देर पढ़ूँगी, ठीक है? धरती के ऊपर व्यवस्थाएँ। हमारे धरती पर आने से पहले यहाँ पर बहुत सारे इंतज़ाम होने वाले थे। एनर्जी के रूप में रहने वाले हम जीव पदार्थ में आए हैं। हमने भौतिक रूप लिया है। यह सारी तैयारियां होने के लिए कई सारे युग की बात आ गई। जो गोल है, विश्व हमारे गोल है। जब उसका एक रूप और निर्माण की मूर्ति बनना शुरू किया, तो हम कांति शरीर के साथ इस धरती पर आकर यहाँ के द्वंद्वत्व के लक्षण को अपनी आदत बनाना शुरू किया। आदत पूरा उसमें डूब जा रहे। एकत्व को मिलके द्वंद्वत्व में हम डूबना, अपना आदत बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में धरती पर आते-जाते रहना हमारी ज़रूरत बन गई थी। वह आना-जाना बहुत दिनों तक लगा रहा। जब हम यहाँ पर आते तो बहुत दिनों तक यहीं रहकर वापस लौट जाते थे। भूकंप बहुत आहि आहिस्ता और हल्के प्रकंप है। कांति शरीर होने की वजह से हमारे कंपन बहुत तेज थे। ये धीरे-धीरे कंपन होना हमें नया लग रहा था। धरती पर आने से पहले हमने हमारे कंपन की तेजी कम हुई, लेकिन ज़्यादा कम नहीं हुई, थोड़ा कम हुआ। कांति शरीर होने की वजह से हमें इसकी आदत होने के लिए समय लगा। हमारे कंपन की तेजी को कम करने करने तक हम भौतिक शरीर को नहीं पा सके। देखिए, हम ये किसी में भौतिक शरीर ही नहीं है, फिजिकल बॉडी ही नहीं है। जब फिजिकल बॉडी कैसे बनता है वो?
पृथ्वी पे आने के बाद क्या-क्या बदलाव, चेंजेस हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ बता रहे हैं। इस ग्रह पर एनर्जी का बीज बोने वाले हम ही हैं। हम एनर्जी को सॉरी हम एनर्जी को यहाँ बोने के लिए आए हैं। इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। निर्जीव धरती को भूदेवी बनाने वाले हम ही हैं। भूग्रह का निर्माण, स्ट्रक्चर, नमूने, वास्तु, मूर्ति और बीज हमने ही बनाया है। हमने भूग्रह की मूर्ति का निर्माण किया, तभी धरती अपनी तीसरी आयाम के आकार आखिरी स्तर पर आ गई है। हमने पहले मानव अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रहे थे। उस एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, तो उस काम को धरती पर करने के लिए व्यवस्था को बनाया गया। एनर्जी टेम्पलेट की धरती पर व्यवस्था करके बंजर भूमि को सजीव बनाकर उसको होने वाली शक्ति की तरह बनाया है, हमारी चेतना को बाँटा है, इसीलिए हमारा विकास धरती का विकास बन गया है। सिर उठाकर आकाश में नक्षत्र को देखने पर पता चलता है कि यहाँ यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं, उनमें से किसी को भी भूदेवी जैसी लक्षण नहीं है। हम वहाँ पर एंजल की तरह बीज बोने के बोने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ पर बोने के लिए आए हैं। यहाँ पर आने से पहले सारे विश्व में बहुत जगह जाकर आए हैं, कांति शरीर से ग्रहों और नक्षत्र पर जाकर आए हैं, लेकिन हम धरती को चुनकर यहाँ पर जीने के लिए आए हैं। जब धरती को हमें सौंपा गया था, तो हम वह जलमय और द्रव रूप थी। वह सिर्फ पानी नहीं थी, उसके अंदर मिट्टी और जमीन बनने की शक्ति और लक्षण था। हमारे आने के बाद धीरे-धीरे हमने जमीन का निर्माण किया। जमीन का निर्माण होने के बाद हमारे जन्म को यहाँ शुरू किया, यानी भौतिक यहाँ जन्म को शुरू किया गया। जब उस जलमय स्थिति में धरती थी, जलमय स्थिति में धरती थी, तो एक क्रिस क्रिस्टल ग्रह से क्रिस्टल्स और क्रिस्टल पीपल धरती पर आए। भौतिक शरीर पाने के लिए हमारे पहले वाले कंपन को बहुत धीमा करना था। कंपनों को मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है, तो उसको धीमा करना था फ्रीक्वेंसी को। तो जन्म कैसे हुआ आगे बता रहे हैं। जन्म एक टॉपिक करके हम आज का एक क्लोज करेंगे। जमीन के निर्माण के बाद पत्थर और खनिज गति के बिना सिर्फ एक जगह रहते थे। पत्थर और खनिज गति के बिना सिर्फ एक जगह रहते थे। सबसे पहले हमने हमारी चेतना को पत्थर के अंदर प्रवेश कराया। देखिए, इसीलिए 5 साम्राज्य बोला जाता है। पत्थर के अंदर प्रवेश कराया गया, चेतना को प्रवेश कराया। किस लिए यह बात आ रही है? सोचे सोचा है कभी? पत्थर प्रवेश कैसे कराया, क्यों करके सोचा है कभी? संपूर्ण शक्तिशाली होने पर भी हमने संपूर्ण तरीके से पत्थर में जाकर जन्म नहीं लिया। जब बाल्टी के अंदर का पानी ठंडा है या गर्म नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को पानी के अंदर रख कर झट से निकाल देते हैं। तब हमको उस पानी के बारे में थोड़ा मालूम होता है। उसके बाद हिम्मत करके फिर से और थोड़ी अंदर तक उंगलियों को डालते हैं। इसी तरह हमारी चेतना के एक टुकड़े ने पत्थर के अंदर प्रवेश किया, पत्थर को पदार्थ की तरह बदल दिया। पत्थर जिंदा है या मर चुका है, कैसे पता चलेगा? यह संदेश हमारे अंदर पैदा हो सकता है। तब तक पत्थर का रूप और
दृढ़ दृढ़त्व दृढ़ दृढ़ दृढ़त्व होता है, तब तक वह जिंदा है। जब वह निर्जीव हो जाता है, तब चूर्ण होकर, जड़कर मिट्टी की तरह या धूल की तरह बन जाता है। जिंदा है तो वही पत्थर में रहेगा, नहीं तो वो क्या, धूल, डस्ट जैसे बन जाएगा। इसे ही पत्थर के पिघलने वाला समय कहते हैं। आप जियोलॉजी पढ़े हैं तो समझेंगे, मैंने पढ़ा है। उसमें फॉर्मेशंस होता है, सॉइल का कैसे, पत्थर का कैसे, पहाड़ का कैसे। अब आ गया मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय कुछ अति संवेदनशील भाग की नक्काशी करते समय उस पत्थर के जाति के हिसाब से उसके नरम होने का समय को ध्यान में रखते हुए उसी की नक्काशी करता है। उस समय में पत्थर सिर्फ कुछ हद तक ही नरम होता है। उस वक्त जिस तरीके से मूर्ति को बनाना चाहते हो उसी तरह से वह बनती है। नरम होता है तो उस समय शेप देगा मूर्तिकार। अब देखिए आगे, असल में धरती का अस्तित्व कैसा होता है, हमें ये जानना था। इसीलिए हम संपूर्ण तरीके से पत्थर के अंदर नहीं गए, थोड़ा-सा मात्र डाला है ना, अपना चैतन्य का। कुछ दिनों तक उन पत्थरों में रहकर बाद में वापस लौट आते थे। पत्थरों में निद्रा निद्रा लेते हुए यहाँ के वातावरण की परिशीलन करने लगे और धरती पर रहना सीखा। बहुत दिन बीतने के बाद तरह-तरह के पेड़ों की सृष्टि की गई। सृष्टि करने का मतलब अलग रहकर उनकी सृष्टि करना नहीं, उसी जीव जाति में हमारी चेतना को प्रवेश करके अनुभव लेना शुरू किया। स्वतंत्र होकर एक जाति जीव जाति की तरह बनने के लिए जो जरूरी और आनुवंशिका रूप से बदलाव चाहिए, वह हम लाए। इसी तरह हमने विविध रूप के पेड़ों की सृष्टि की। उन पेड़ों के अंदर सांस लेने का लक्षण को बनाया। जैसे हमने पत्थर के अंदर निद्रा लेना सीखा है, उसी तरह पेड़ के अंदर रहकर सांस लेना भी सीखा है। मतलब उनके अंदर सांस को डालने वाले हम ही हैं। देखिए कौन ने रचना किया। वाह! ये क्या, आप कितने हद तक ये आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, आप उस टोबियास जो देव है, उनको आप मानोगे, तो वो रेवती जी के इसमें चैनलिंग करके टोबियास ने इसको बताया, वो लिखती गई। हाँ जी, आगे साँस को डालने वाले भी हम ही थे। अस्तित्व और साँस, श्वास जो होता है, ये 2 लक्षण बाद में आने वाले सारे जीव-जंतु के अंदर प्रवेश कराया। पर्याप्त मात्रा में वृक्ष की जाति को बढ़ाने के बाद जो जीव जाति संचार कर सकते हैं, उनको बनाना शुरू किया। जैसे-जैसे युग बीतते गए, वैसे-वैसे धरती पर जटिल जीव रूप का निर्माण हुआ। उनमें हमारे अंदर की एनर्जी ने प्रवेश किया। हम उनमें जैसे-जैसे जन्म लेते गए, वैसे-वैसे और भी जटिल जीव रूप का निर्माण होता गया। निर्माण होने के बाद हम उनमें जन्म लेते गए। यह सब होने के लिए बहुत समय लगा, लेकिन तब हम जिस डायमेंशन में रहकर काम कर रहे थे, उसके समय के हिसाब से ज़्यादा वक़्त नहीं लगा। हर जीव में हम जीते गए और उसके रूप को बनाते हुए हमारा विकास हुआ। अब गति के लक्षण को प्रवेश करना चाहा, इसीलिए मुझे जल जलीय जीव बनाने के लिए उनके अंदर हमारी एनर्जी को डाला। ऐ ऐसे ऐसे जीव राशि
जिसमें हलचल हो, यह करने के लिए शुरू में जलीय जीव बनाने के लिए जल जल में जन्म लेने के जेल में जन्म लेने के लिए चाहता थी, मतलब जलचर बनाते। अब जमीन पर जन्म लेने से ज्यादा पानी में जन्म लेना आसान था, क्योंकि जमीन से ज्यादा पानी के अंदर के कंपन मुलायम हो लगे। इसीलिए धरती के ऊपर परिमाण होते हुए जल जीव के अंदर हमारी एनर्जी ने प्रवेश किया। जलचर पहले हुए जब इंसान के रूप में, तो दो तरह के जलचर होते हैं, समुद्र में तैरने वाले और समुद्र के अंदर बहुत नीचे रहने वाले। सबसे पहले तैरने वाली चीज मतलब मछलियां पैदा हुए। सबसे पहले मछलियों को चुनने का कारण ये था कि उन्हें पानी में तैरने के लिए ज्यादा श्रम की जरूरत नहीं थी। बिना ज्यादा श्रम के सिर्फ हाथ पैर हिलाना काफी था, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाए। जमीन के ऊपर चलने के लिए हमारे शरीर के सारे वजन को हमें हमें ही उठाते हुए चलना पड़ता है। पानी में हमारा वजन पानी ही उठाती है। संचार आसान होता है। जलचर पानी में होने पर भी पानी के बाहर वाली हवा हवा को लेकर लेकर जीती है। हमारी सबसे ज्यादा पसंदीदा जलचर ब्लू व्हेल जाति की मछली डॉल्फिन है। उनके शरीर के अंदर की एनर्जी हमें बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी एनर्जी, हाई एनर्जी होता वो। इसीलिए उस जीव रूप में अनुभव होते हुए, अनुभूति महसूस करते हुए बहुत समय गुजार दिया। उनकी शरारत और मजाक हमें अच्छा लगता था। उस भौतिक शरीर में जन्म लेकर हमारे सामर्थ्य को दिखाना हमें अच्छा लगता था। इसीलिए आज भी हम उन दो तरह के जीव रूप को बहुत पसंद करते हैं। ये तोबियास कहते हैं। इसके बाद की दशा में जो जलचर पानी में तैर नहीं सकते, उसके रूप को धारण किया, पानी के नीचे चलना शुरू किया। पानी में चलने की आदत होने के बाद जमीन के ऊपर चलने वाले जानवर के बारे में हमने मन में विचार किया। एक क्रिएटर कई तरह के जलचर जीव रूप को हमने धारण किया। यहाँ के तालाब और महासमुद्र हम ही है। यहाँ मानव शरीर धारण करने से पहले हमने उसमें तैरकर आनंद पाए हैं। जो पेड़ फूल और पौधे हमें आहार देते हैं, वो सब हम ही है। इसके बाद की दशा जानकर इसके बाद की दशा जानवर की दशा है। पहले उपज उपय उभयचर की तरह जमीन और पानी में भी रहने वाले जीव, उसको उभयचर बोलते हैं। साइंस पढ़े वाले समझेंगे, ये बिल्कुल प्योर हिंदी वर्ड्स है। भूचर उभयचर बोलते हैं, उभयचर दोनों में, जलचर ओनली जल में, वो भूचर है नहीं, भूमि में ओनली। जो मैं भी समझ रही हूँ, अच्छा वो एनर्जी कनेक्ट होता है ऐसे ही तरह रहते हैं। इस बात को विशेषज्ञ ने विशेषज्ञ ने भी माना है। उसके बाद सिर्फ जमीन पर चलने वाले जीव की सृष्टि की गई। जंतु दशा पर करने तक हम कौन है, यह बात हमें याद थी। अज्ञान अज्ञान नहीं था। विविध जानवर के जन्म लेते हुए अनुवंशिक स्तर को डाल डालते हुए उनको एक परिपूर्ण रूप और अस्तित्व देकर दूसरे जंतुओं के रूप में जाते हुए इस तरह जंतुओं की जातियों को तैयार किया गया। अब तक हम परिमाण मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होते हुए और दूसरों का परिमाण मैग्नीट्यूड करते हुए आने वाले जीव के अनुवंशिक निर्माण में ही ज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए उन सबको मरण के प्रति सही जागरूकता है। धरती पर जो पत्थर है, उसे भी याद है कि यह स्पिरिट का बाग है। हर पेड़ को हर बाग
भाग को, हर कण को याद है कि वह स्पिरिट का भाग है। स्पिरिट यानी वो परमात्मा। उनका मूल क्या है, ये उन सबको याद है। इसीलिए एक जंतु के मरने पर बाकी के जानवर दुखी नहीं होते, क्योंकि उनका आना है। जब पेड़ मरते हैं तो उसे अच्छी तरह से याद होता है कि वह कौन है, इसीलिए वह कभी दुखी नहीं होता। विश्व में किसी भी लोग को इतना श्रम उठाकर बनाने का मंजर नहीं कहीं नहीं है। इस धरती पर या भू वातावरण में हर परमाणु में हम जी चुके हैं और जी रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमें अब याद नहीं है। यहाँ के झाड़, पेड़, डाली सब कुछ हम हैं। इसीलिए धरती इस सारे सृष्टि में दूसरी कहीं नहीं है। तो व्यास कहते हैं, धरती के ऊपर इस तरह से बैकग्राउंड तैयार करने के बाद असली पड़ाव में पहुंचे हैं, वही मानव जन्म था। वह अत्यंत प्रधान था। धरती हमें कार्य सौंपने का मूल कारण यही है। अब मानव का जन्म कैसे होता है हम कल पढ़ेंगे। बहुत मजा आया। सब लोग बोलते थे, मुझे तो लगता था इसमें क्या है। मैं कन्नड़ भी मंगवाई हूँ, कन्नड़ में भी पढ़ूंगी। बहुत अच्छा है। चलिए, अब कनेक्ट होते ही बोला गया, मजा आया। चलिए अभी 5 मिनट हम ध्यान करके, नहीं तो आप लोग आंख बंद करके इसको सुनते जाइए। आप कितना कनेक्ट हो पाते। आज का बहुत सटीक समझ आया एक्चुअल कि क्या है, कि तोबियास कौन है, वो क्या कर रहे हैं। स्पिरिट यानी हम बोलते हैं ना अपने हिंदू और सनातन में, जहां से हमने जन्म लिया, पृथ्वीलोक, भूलोक, ऐसे उस भूलोक, वो वाली बात है। वो आप थोड़ी देर आँख बंद करके बैठ जाइए, अपने आप में इसका, इन बातों को आप याद करिए। थोड़ी सी 5 मिनट में म्यूजिक लगाऊंगी, खत्री जी का म्यूजिक। म्यूजिक इतना ऐसा लग रहा था मैं उन्हीं के साथ बोलते थे, सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी 5 मिनट के लिए ध्यान करें। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आइए। अब मैं सेशन क्लोज कर देती हूँ।
आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, सुनिए। सुनना है, देखना कुछ नहीं, सुनना है। आप हिंदी समझेंगे तो देख भी सकते हैं, कहीं मैंने गलत पढ़ा है, कुछ अटक गई हूँ तो आप हिंदी वाले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस बुक का रेफ़रेंस भी चाहे तो मैं डाल दूँगी। आप लोग पढ़ना भी चाहे नहीं तो यहीं से सुन सकते हैं। ओके मास्टर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर।